आवश्यकताओं में जीने की आस्था जिंदगी को विकसित नहीं होने देती। अन्यथा हम शायद जमीन पर सबसे समृद्ध कौम हो सकते हैं। सबसे जमीन कहीं भी इतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी, और सबसे पहले दुनिया में हमने ही मानसिक रूप से विकास किया, बाकी कौमों ने बहुत पीछे आई। और आज हालत उल्टी हो गई। आज हालत एक, हम उनसे कैसे उनके कदम मिलाएं ये सवाल है। नहीं तो दुनिया में हमसे कोई कदम नहीं मिला सकता था। गणित हमने कोई 3000 साल पहले खोज लिया, विज्ञान के मूलभूत कदम हमने कोई 2500 साल पहले खोज लिए। दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खोज की शुरुआत हमने की, लेकिन पूरा किसी और ने किया है, जबकि हम बहुत आगे थे। यानी आज फ्रायड जो कह रहा है वो हमारा पतंजलि या हमारा बुद्ध 2500 साल पहले समझता था। अभी उनके पास जो भी समझ है वो ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुरानी है। हमारे पास जो समझ है वो 5000 साल पुरानी है। लेकिन समझ भी थी, सुविधा भी थी, देश की स्रोत संपन्न थे। लेकिन हमने जो फिलसफी पकड़ी, हमने जो जीवन दर्शन पकड़ा, वो सादगी तथा उसने हमें नुकसान पहुंचाया। अभी मैं सब इस बात पर निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। भविष्य को देखते हैं आप या सिर्फ वर्तमान को देखते हैं? अगर सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो गांधी की करुणा बहुत सार्थक मालूम पड़ेगी, लेकिन अगर भविष्य को देखते हैं तो बहुत खतरनाक और पॉइजनस विषाक्त मालूम पड़ेगी। और मुझे उससे प्रयोजन ही नहीं। यानी मैं ये कहता हूं एक आदमी करुणा करे, ये उसका मजा होगा, लेकिन इस करुणा का विस्तीर्ण परिणाम क्या होगा? और इसमें गांधी जी से ही मुझे लेना देना नहीं है। असल में मेरी बात समझने में कठिनाई होती है। असली सवाल तो हमारी दृष्टि का है। गांधी जी उस दृष्टि को फिर मजबूत कर जाते हैं। रचनात्मक काम के बारे में जब आप कहते हैं तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि देश में जितना कपड़ा है उससे कम कपड़ा मिले। जब देश को 11 गज कपड़ा मिलता था तब गांधी जी ने 30 गज कपड़ा हर एक को मिलना चाहिए ऐसा विचार कहा, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए साधन कौन से इस्तेमाल करें? आज देश में देखेंगे कि 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 17 गज से ज्यादा कपड़ा हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका बिक्री नहीं हो सकता है। तो गांधी ने तो ऐसा कहा कि जिनको कपड़ा पहनने का नहीं मिलता है वो कपड़े वाला हो, उसके लिए उत्पादन के साधन जो उनको मिले वो उन्होंने लिए। उस जमाने में चरखा मिला तो चरखा लिया, अब अम्मन चरखा मिला तो एक आदमी सिर्फ 20 घंटा काम करे तो भी उसको 5-7 गज कपड़ा मिल सकता है। ऐसे औजार शोध की खोज हुई है। इसका मतलब आपका जो ये ख्याल है कि रचनात्मक काम देश को दरिद्र बनाने के लिए है, ऐसा नहीं? रचनात्मक काम की मैंने बात ही नहीं की अभी। गांधी के सादगी ना, मैंने जो बात की है वो सादगी के लक्ष्य की बात की। रचनात्मक काम की बात मैं अलग से आपसे करता हूँ। हम तो रचनात्मक काम, आपने जो सवाल उठाया था वो रचनात्मक से संबंधित नहीं था। जो मैंने बात की है वो ये की है कि सादगी मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए जीवन को जितने वैभव और संपन्नता से जिया जा सके उतना ही मैं मानता हूं उचित है, क्योंकि उसके वैभव और संपन्नता से जीने की जो अभीप्सा है वो हमारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती देती है और हम आगे बढ़ते हैं। कोई अमेरिका में इतने संपत्ति पैदा हो जाए और हम भीख मांगते रहें, इसमें कुछ अमेरिका की जमीन की विशेषता नहीं, सिर्फ अमेरिका के मस्तिष्क की विशेषता है, क्योंकि वो सादगी से जीने को राजी नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो जो चीज पा लेता है उसी को सादगी मानने लगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी तो वो भी सादी हो जाती है, और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये तो मैंने सादगी, आप जो बात कह रहे हैं, हाँ, सादगी के बारे में मैं कहूंगा। नहीं तो आपकी दूसरी बात कर लूं। रचनात्मक जिसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि रचनात्मक है, क्योंकि कारण क्या है? पहली तो बात यह है कि अगर एक आदमी, गांधी जी ने जो उपाय सुझाए, चरखा या तकली या उस तरह के सामान्य यंत्र जो आदमी एक एक आदमी मैनेज कर सके, गांधी जी की नजर कुल इतनी है कि वो बड़ा यंत्र जो व्यक्तियों के ऊपर हावी हो जाता है उसके खिलाफ है। वो ऐसा यंत्र चाहते हैं जिस पर व्यक्ति हावी रहे। इसमें मेरा मानना है कि तो गांधी जी की मनुष्य की आत्मा में बहुत कम भरोसा है। उनका चित्त आदमी में बहुत कम भरोसे वाला है, क्योंकि वो मानते हैं बड़ा यंत्र आदमी पर हावी हो जाएगा। उनकी आदमी की आत्मा जो बहुत छोटी मालूम पड़ती है, बहुत कम हिम्मतवर, नपुंसक मालूम पड़ती है। एक दूसरी बात, गांधी जी जो यंत्र दे रहे हैं ये हो सकता है कि एक आदमी को 30 गज कपड़ा मिल जाए, ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं। अगर एक आदमी गांधी जी के चरखे को ही चलाता रहे तो 30 गज कपड़ा मिल सकता है, लेकिन विकास मल्टी डायमेंशनल है। जो आदमी 6 घंटे चरखा चला के 30 गज कपड़ा पा लेगा या 4 घंटे चला के 30 गज कपड़ा पा लेगा,
4 घंटे चरखा चलाने में उसने कितना खोया है उसका हिसाब आपको नहीं है। अगर मेरा बस चले तो गांधी जी को सजा करवा देनी चाहिए कि तुमको हम चरखा नहीं चलाने देंगे, क्योंकि गांधी जैसा आदमी 2 घंटे चला के मुल्क का कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं। गांधी जैसी हैसियत की प्रतिभा का आदमी 2-3 घंटे चरखे के साथ उलझा रहे, इस 3 घंटों में इस प्रतिभा का हम कितना उपयोग कर सकते थे और कितना हमने सूद पैदा किया। ये सूद और इस प्रतिभा के उपयोग का कोई संबंध नहीं जोड़ता। ये जो 2-3 मालाएं सूद की बन जाएंगी, ये गांधी जी के 3 घंटे श्रम का हम फायदा लेंगे तो आप समझ लेना कि आप गरीब रहेंगे। उसके कारण है, सच बात तो ये है कि मनुष्य का विकास इससे होता है कि वो अपने अपने समय, समझ और श्रम का कितना इकोनॉमिक उपयोग करता है। आप कितने कम समय में कितना ज्यादा पैदा करते हैं, इससे आपके विकास की संभावना बढ़ती है। गांधी जी के जो साधन है वो ज्यादा समय में बहुत कम पैदा करवाने वाले हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ पत्नों में रचनात्मक नहीं मानता, विध्वंसात्मक मानता हूं। गांधी जी के सब साधन डिस्ट्रक्टिव हैं, उनमें रचना नहीं है, विध्वंस। लेकिन दिखाई हमें ये पड़ता है कि अगर मैं 6 घंटे बैठ के चरखा चलाता रहूं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि सूद तो पैदा हुआ, लेकिन 6 घंटे से मैं जो पैदा कर सकता था वो पैदा नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। और मुझे एक गधा 25 में लगाया कि 6 घंटे में सूद पैदा करूं, जो कि एक मशीन कर देगी जिसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी। मेरे 6 घंटे बच सकते थे जिनका मैं उपयोग करता। मनुष्य की सारी संस्कृति मनुष्य के लीजर टाइम का विकास है। जो भी कौमें संस्कृत हुई हैं और जो भी सभ्यता विकसित हुई है वो खाली समय में विकसित हुई है। खाली समय कितना आदमी के पास है इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना विकसित होता है। अगर गांधी जी की पूरी व्यवस्था हम माने तो साबुन अपनी खुद बना लेनी चाहिए, अपना खाना खुद पैदा कर लेना चाहिए, अपना कपड़ा खुद बना लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर एक आदमी इस व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो सिर्फ जिंदगी में वो आदमी खाना पैदा करने वाली, कपड़ा बनाने वाली, साबुन बनाने वाली मशीन बन जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी इसमें नष्ट हो जाएगी। जिंदगी का हिसाब क्या है? आप अगर 60 साल जीते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं जीते हैं, अगर गांधी जी की बात कोई अमेरिका मान ले तो शायद थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि उनके पास जिंदगी ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास अब भी औसत उम्र 35 साल 36 साल के करीब, 51 हो गया है, क्योंकि बच्चे कम मर रहे हैं। आपकी उम्र नहीं बढ़ गई कहीं कुछ, हाँ, और कुछ नहीं फर्क पड़ गया है। ये जो आदमी जी रहा है 50 साल समझ लें, 60 साल समझ लें, एक आदमी 60 साल जीता है, उसमें कम से कम 20 साल तो सोने में जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, बचते हैं 40 साल। 40 साल में अगर गांधी जी की व्यवस्था मानी जाए तो 8 घंटे 24 घंटे में सोने में चले जाते हैं। नहाना, खाना, कपड़े धोना, साबुन बनाना, खेती करना, चरखा चलाना, रुई ओटना, अगर ये सब आदमी करे तो मैं मानता हूं कि जरूर उसको कपड़े भी मिल जाएंगे, 30 गज भी मिल जाएंगे, खाना भी काम चलाऊ मिल जाएगा, साबुन से भी कपड़ा धोने लायक साबुन भी बना लेगा, अपना जूता भी तैयार कर लेगा। लेकिन ये आदमी यही करते मरेगा। इस आदमी के पास लीजर टाइम नहीं बचने वाला है। इस मूल्य खड़ा होगा, मेरी बात जी, मूल्य खड़ा होगा उसमें, क्या इसी में से मूल्य खड़ा होगा ना? कोई मूल्य खड़ा नहीं होगा, इसमें से सिर्फ एक जानवर खड़ा होगा, आदमी नहीं। आदमी और जानवर में इतनी फर्क है कि जानवर के पास लीजर टाइम नहीं है, वो अपने खाने पीने की फिक्र में पूरा वक्त गुजार देता है। एक कुत्ता है, वो दिन भर घूम रहा है, वो बहुत रचनात्मक बुद्धि का है, उसके पास लीजर टाइम नहीं, या तो सोता है या खाने की तलाश करता है या अपनी पत्नी को या प्रेसी को भोगता है, बस ये 3 काम है उसके पास। अगर गांधी जी की बात पूरी मानी जाए तो आदमी बच्चे पैदा करेगा, कपड़े पैदा करेगा, खाना बनाएगा, लेकिन लीजर टाइम उसके पास नहीं। और लीजर के वो खिलाफ, उसके पास खाली समय नहीं बचेगा। दुनिया का सारा विकास खाली समय में हुआ है, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे विज्ञान हो। ये खाली लोगों की खोज है जिनके पास कोई काम नहीं बचता, जिनके पास काम के अतिरिक्त समय है। अब वो क्या करें? इसमें वो जुआ भी खेल सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, वो दूसरी बात है कि वो क्या करेंगे। जुआ भी खाली समय में आता है, ध्यान भी खाली समय में आता है, प्रार्थना भी खाली समय में आती है, भगवान भी खाली समय में आता है। जिन दिनों में कोई मुल्क के पास खाने, कपड़े, पत्नी, बच्चों के अलावा समय बचता, उन दिनों में उस मुल्क की चेतना विकसित होती है। अगर हम गांधी जी की बात माने तो मैं मानता हूं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव योजना है, सबसे विध्वंस की, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम सिर्फ इतना होगा कि आदमी को हम एनिमल लेवल पर खड़ा कर देंगे। हाँ, एनिमल सादा भी है, आवश्यकताएं भी उसकी ज्यादा नहीं, वो भी ठीक है,
लेकिन मैं मानता हूं कि मनुष्य का जो विकास है वो मनुष्य का विकास पशु के तल से ऊपर उठने में, और पशु के तल से ऊपर उठने में जो सबसे बड़ी बात काम करती है वो है आपके पास अतिरिक्त समय। आपके पास कितना अतिरिक्त समय है उतनी ही आपकी चेतना मुश्किल में पड़ जाती कि अब मैं क्या करूं। तो मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटी मशीनें अतिरिक्त समय नहीं ला सकती, न चरखा ला सकता, न अंबर चरखा ला सकता है। सिर्फ वे ही मशीनें अतिरिक्त समय ला सकती हैं जो मशीनें अधिकतम लोगों का काम करने में समर्थ हों। जैसे मेरी समझ है कि आने वाले 20 वर्षों में अमेरिका के पास दुनिया का सर्वाधिक अतिरिक्त समय होगा, आज भी है। ये जो अतिरिक्त समय अमेरिका के पास बचेगा, ये अतिरिक्त समय ही उसको चांद पे पहुंचाएगा, मंगल पे पहुंचाएगा। ये अतिरिक्त समय ही उसे ध्यान में भी लगाएगा, योग में भी लगाएगा, साहित्य संगीत सब तरफ लगेगा। इधर जो कठिनाई है क्या है, गांधी जी बहुत ही ज्यादा जिसको कहना चाहिए सामयिक है। वो देख रहे हैं समय को, वो देख रहे हैं कि कपड़ा नहीं है, साबुन नहीं है, फला नहीं, ढिका नहीं है, लेकिन इसको देखने की भी उनकी समझ जो प्रिमिटिव है, वो 2000 साल पुरानी है। यानी अगर वो 2000 साल पहले पैदा हुए तो होते वो ठीक आदमी थे, 2000 साल बाद वो ठीक आदमी नहीं है। क्योंकि जिस समाज से वो ये कह रहे हैं उस समाज के पड़ोसी समाज यंत्र का उपयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर और आदमी को मुक्त कर रहे हैं। अब मेरा मानना यह है कि यंत्र ही आदमी को मुक्त करने वाला है। अगर पूर्ण यंत्र आ जाए तो आदमी पूर्ण मुक्त होता है। जब तक किसी भी आदमी को श्रम करना पड़ेगा मजबूरी में, तब तक गुलामी जारी रहेगी किसी न किसी तरह की। अगर एक बार आदमी को श्रम करने से छुटकारा हो जाए और श्रम भी स्वेच्छा हो जाए कि पूर्णचंद जी को काम करना है, शौक है उनका, तो करें, नहीं करना है तो उनकी मौज है, उनको बिना काम किए भी इतना मिल सकता है। तो ये तो संभव तभी है जब हम बड़ी ऑटोमेटिक यंत्रों पर भरोसा करें। और बड़े मजे की बात यह कि मैं कभी भी नहीं देख पाता कि बड़ा यंत्र आदमी को क्यों दबा लेगा। कोई यंत्र आदमी को कभी नहीं दबा सकता। असल में चूंकि यंत्रों का बनाने वाला आदमी है और यंत्रों को किसी भी दिन बंद कर सकता है एक बटन को दबा के, कोई यंत्र आदमी को कभी नहीं दबा सकता। मेरी अपनी समझ ये कि छोटा यंत्र आदमी को ज्यादा गुलाम बनाता है। समझ लें कि मैं एक पंखा लेके आपको हवा करने बैठूं तो वो मुझे ज्यादा गुलाम बनाता है बजाय एयर कंडीशनर के। एयर कंडीशनर मुझे गुलाम बना ही नहीं रहा है एक अर्थों में, क्योंकि मैं 24 घंटे मुक्त हूं और आपको हवा मिल रही है। अगर मैं पंखा लेके बैठूं तो मैं 24 घंटे आपको पंखा चलाना चाहिए। वो जो पंखा चलाने वाला आदमी मुक्त हो गया पंखा चलाने से, वो उस पंखे की वजह से मुक्त हो गया जो यंत्र ने दे दिया। जिंदगी को हम कितने ज्यादा यंत्र दें, इस पर निर्भर करेगा कि हम आदमी को कितनी आत्मा दें। तो मैं नहीं मानता हूं कि गांधी की दृष्टि कोई रचनात्मक है। रचनात्मक दिखाई पड़ती वो अपीयरेंस है, लेकिन बहुत गहरे में डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि मनुष्य में जो क्षमता विकास की होनी चाहिए वो उसमें मर जाएगी। अगर गांधी से कोई भी राजी हो जाए, हालांकि कोई राजी नहीं होगा, आप चिल्लाते ना, कोई राजी नहीं होने वाला, क्योंकि विकास के खिलाफ कभी किसी समाज को राजी किया नहीं जा सकता। हाँ, थोड़े से सिर फिरे लोगों को राजी किया जा सकता है, थोड़े से इसेंट्रिक लोगों को जिनको की दिमाग में बात पकड़ जाती है, वो अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, उनको राजी किया जा सकता। समाज को कभी राजी नहीं किया जा सकता। इसलिए गांधी जी की अपील आजादी के पहले ज्यादा थी, आजादी आती से अपील छीन हो गई। गांधी को खुद ही लगा कि मैं खोटा सिक्का हो गया। इसमें गांधी खोटे सिक्के नहीं हो गए थे। असल में हमको पहली दफे विकास का मौका मिला और हमको पता चला गांधी खतरनाक है, इसके साथ विकास हो नहीं सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा एक तरफ। लेकिन पूरे मन से हम नहीं छोड़ पाए। तो वो चलता है दोनों, पंचवर्षीय योजना भी चलती और हमारी बुद्धि में गांधी जी भी चलते। वो जो आप कहते हैं पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ, बहुत कुछ हो सकता था। रूस में बहुत कुछ हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि रूस के दिमाग में गांधी नहीं था, सिर्फ पंचवर्षीय योजना थी। हिंदुस्तान के दिमाग में गांधी और हाथ में पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में विरोध है। ये दोनों नहीं चल सकते साथ, या तो पंचवर्षीय योजना चला लें या गांधी जी को चला लें। ये दोनों हैं, इसलिए अहित हो रहा है। और ये जो सारा मैं कह रहा हूं वो इस बात को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि मेरे लिए एक पर्सपेक्टिव है भविष्य का आदमी के लिए। और जो हमारी सामान्य धारणाएं हैं, उन सामान्य धारणाओं को हम कभी सोच नहीं पाते कि हम अब गांधी जी को हम 3rd क्लास में चला रहे हैं, बड़ा सादगी मान रहे हैं, महात्मा मान रहे हैं। लेकिन गांधी जैसा आदमी जहां घंटे भर में पहुंच सकता था, वहां 48 घंटे में पहुंचेगा। ये जो 47 घंटे गांधी के हमने खराब किए, इसका कौन जिम्मेवार होगा? और गांधी जैसे आदमी को खुद तो हक है ही नहीं कि 47 घंटे अपने खराब कर दिए तो हमारे घंटे। गांधी जैसे आदमी को हम खराब नहीं करने देंगे, लेकिन हम खराब करवाएंगे।
अगर विनोबा पैदल चले तो हम और खुश हो जाएंगे। अगर जमीन पे ये सरकने लगे, रेंगने लगे तो हमारी खुशी का कोई अंत ना रहे। हम इनको बिल्कुल परम हंस मान लेंगे। हमारे सोचने का जो ढंग है वो संकोच वाला है, और जिसको हम रचनात्मक कहते हैं वो रचनात्मक है नहीं। अब जैसे कि समझ लें, रचनात्मक किसको कहें? एक आदमी ने जिसने बिजली बनाई वो रचनात्मक है, या एक आदमी जो है कि घर में दिया रखता फिर रहा है वो रचनात्मक है? रचनात्मक कौन है? जिस आदमी ने चरखा चला दिया है, लोगों को पकड़ा दिया कि चरखा चलाओ, वो आदमी रचनात्मक है? या एक आदमी ने एक बटन बनाई है और लाखों चरखे चल रहे हैं उस बटन से, वो रचनात्मक है? नहीं, हमें ये घर घर में चरखा वाला रचनात्मक मालूम पड़ेगा। और एक एक आदमी के 6-6 घंटे खराब करना, करोड़ों आदमियों के अरबों घंटे खराब करना है, और जिंदगी बहुत छोटी। इसलिए मैं राजी नहीं हूं। मेरी अपनी समझ ये है कि लेकिन अगर गांधी जी जैसी बात को हम पकड़ लें तो हम चरखा चलाने में उलझ सकते हैं, और हमारा जो चित्त है 3-4 हजार साल का, वो राजी हो सकता है इसमें। क्यों? उसके कारण है हम जटिलता से भयभीत कौन है। और ध्यान रहे, जितनी जटिलता का हम मुकाबला करेंगे उतनी हमारी प्रतिभा विकसित होती है। एक बैलगाड़ी चला रहा है एक आदमी, एक बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी की प्रतिभा बहुत विकसित नहीं हो सकती। इसी आदमी को हवाई जहाज चलाने के लिए बिठाइए तो आप पाएंगे इसकी प्रतिभा को मजबूरन विकसित होना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज चलाने के लिए जितने जटिल यंत्र को संभालना है उतनी बुद्धि भी चाहिए। फिर हवाई जहाज को चलाने में जितना खतरा है उतनी चेतना भी चाहिए, अवेयरनेस भी चाहिए। बैलगाड़ी में वो कोई भी नहीं। बैलगाड़ी में चलाने वाला आदमी बैल की बुद्धि से बहुत ज्यादा आगे विकसित नहीं हो सकता। तो वो चला बैल को ही रहा ना आखिर, तो उसमें भले ही कितनी बुद्धि हो लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बैल को ही चलाना है तो बैल को ही चलाने लायक बुद्धि का पुकार आती। और हमारे पास जो समझ है वो बड़ी हैरानी की, वो ये है कि आदमी अच्छे से समझदार आदमी अपनी बुद्धि के 15% से ज्यादा का उपयोग नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छा आदमी, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, तो जिसको हम साधारण जन कहें वो तो 3-4-5% उपयोग करता है। वो जो 80-90% बुद्धि हमारी अतिरिक्त पड़ी है उसका कैसे उपयोग होगा? गांधी जी के पास उसकी कोई जगह नहीं। ना तो हरिभजन से हो सकता है, न राम की धुन से हो सकता है, न चरखे से हो सकता है। गांधी जी के पास मनुष्य की प्रतिभा को जगाने का कोई क्रिएटिव प्रोग्राम नहीं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि वो रचनात्मक है। मैं तो मानता हूं कि रचनात्मक बातचीत के भीतर बहुत विध्वंसात्मक है, और मेरी हालत में उल्टी मानता हूं। मेरी सारी विध्वंसात्मक बातचीत के बीच में बिल्कुल रचनात्मक है। पर मेरी रचना का अपना अर्थ है, उनकी रचना का अपना अर्थ है। उनकी रचना को मैं रचना नहीं मानने को राजी हूं। उनका ख्याल ये था रचनात्मक का कि जिस आदमी को काम भी नहीं मिलता है और खाना भी नहीं मिलता है, उससे काम देना एक समाज का धर्म बनता है। और क्या नजदीक से कौन सा काम दे सकते? आज भी देखें कि आज 60 रुपया प्राप्त करने के लिए काफी लोग अंबर चरखा काटने के लिए आते हैं। सिर्फ गुजरात में एक हालत है, इतना बड़ा वस्त्र उद्योग है, सारे हिंदुस्तान का वस्त्र उद्योग में 9 लाख आदमी को रोजी मिलती है अतिरिक्त। और इसको ऑटोमेटिक कर दें तो मैं समझता हूँ 2.5 लाख से ही सारा हिंदुस्तान का कपड़ा बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, हम देहात में रहते देखते हैं कि लोगों को खाने का भी मिलता नहीं है, काम नहीं है। तो काम प्राप्त करने का काम इसलिए कि उसको रोटी चाहिए, तो वो अधिकार हम कैसे दिलवा सकेंगे? मानो कि आप कहें वैसे ही स्वयं संचालित युग आ गया, और मैं तो एक टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, ऐसे एक मशीन बन गई है कि जिसमें सब स्वयं संचालित हैं, और हिंदुस्तान की जितनी मिल हैं वो 10 लाख से नहीं सिर्फ 1 लाख से चलने लगी। और जितने रेडियो है इसमें सब ऑटोमेटिक कर दें, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक कर दें, कंप्यूटर रख दें, तो हिंदुस्तान की आम जनता को जो काम नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलते हैं, उनको क्या काम और कैसे देंगे? मुफ्त देंगे तो बराबर। हमारी तकलीफ क्या है कि जब हम भविष्य के किसी यंत्र की बात करते हैं तब भी आर्थिक बुद्धि हमारी अतीत की होती है। भविष्य के यंत्र की बात करते हैं और समझ हमारी अतीत की आर्थिक होती है, इसलिए कठिनाई होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन ऑटोमेटिक यंत्र आ जाएगा, आप समझते हैं एक हजारों कारखाने बंद हो जाएं, कार के एक कार का कारखाना चलेगा, उसमें किसी को मजदूर की जरूरत नहीं रह जाएगी, शायद 10-5 आदमी उपयोगी होंगे, लाखों आदमी बेकार हो जाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं ये कारें आप बनाइएगा किसके लिए, खरीदेगा कौन? जब सारा मुल्क बेकार होगा तो ये कारें खरीदेगा कौन, इनको बनाइएगा किस लिए? इधर आपको कार बनानी पड़ेगी, इधर बेकार लोगों को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो कार बिकेगी कहां?
आप समझ नहीं रहे। हमारा जो पुराना दिमाग है वो ये कहता है कि जब काम नहीं होगा तो फिर मर जाएंगे आदमी। लेकिन जिस दिन ऑटोमेटिक यंत्र आ गया उस दिन हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था का पुराना ढांचा बदलेगा और ढांचा नया होगा। वो ढांचा ये होगा कि बेकार आदमी के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा वो खरीदने वाला ही नहीं है कोई। आप तो टूथपेस्ट बना लें, साबुन बना लें, ऑटोमेटिक यंत्र से खरीदेगा कौन? पूरा का पूरा मुल्क बेकार है। अगर आपको ये उत्पादन जारी रखना है ऑटोमेटिक, तो आपको बेकार लोगों को पैसा देना पड़ेगा। बल्कि मेरी अपनी समझिए, और आज अमेरिका में जहां की अकेली स्थिति बनी है, इस सदी के पूरे होते होते ऑटोमेटिक स्थिति आ जाएगी, तो उनको अपना पूरा, अभी तक हमारा ये व्यवस्था थी कि जो काम करे उसे पैसा मिले, आने वाली व्यवस्था ये होगी कि जो काम ना करे उसे पैसा मिले, जो काम भी मांगे, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो ऑब्सेशनल है, बहुत लोग हैं जो खाली नहीं बैठ सकते, बहुत लोग ना संगीत में रुचि ले सकते हैं, ना कविता रच सकते हैं, ना किताब पढ़ सकते हैं, ना ताश खेल सकते हैं, ना सिगरेट पी सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनको काम जो है वो बीमारी, उनको काम चाहिए ही, जैसे कर्मयोगी जिनको हम कहते हैं, इन तरह के लोगों को तो काम चाहिए, इनकी कर्म बीमारी, ये फुर्सत में हो नहीं सकते, इनका रोग है। तो इस तरह के लोगों के लिए हमें काम देना पड़ेगा। तो इस तरह के लोगों को तनख्वाह कम मिलेगी भविष्य में, क्योंकि दोनों चीजें मांगते हैं, तनख्वाह भी मांगते हैं और काम भी मांगते हैं। भविष्य की पूरी इकोनॉमिक्स बदलेगी। हमारी पुरानी इकोनॉमिक्स की वजह से हमको सवाल उठता है कि रोज लोग बेकार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? लोग बेकार हो जाएंगे, ये सवाल लोगों के लिए नहीं है, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए सवाल है कि उत्पादन का क्या होगा। अगर आपको उत्पादन खपाना है और कारखाना चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, ऑटोमेटिक मशीन चलानी, तो बेकार आदमियों के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और जो आदमी जितने कम काम की मांग करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो आदमी कहेगा हम बिल्कुल नहीं काम करने को राजी हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिल सकेगी। जैसे अभी तक हमारा नियम था जो जितना काम करे उतना मिले, अब हमारा नियम होगा ऑटोमेटिक के बाद कि जो जितना काम करे उतना ज्यादा पाए, जितना कम काम करे, क्योंकि कम काम करने वाला आदमी समाज पर दोहरी कृपा कर रहा है, काम नहीं मांग रहा और बेकाम होने को राजी है। हमारी जो तकलीफ है वो तकलीफ इसलिए है कि हमारा सारा ख्याल तो होता है पुरानी परिस्थिति का, और नई परिस्थिति जब बनती है तो पुरानी पूरी परिस्थिति बदलेगी, उससे उत्तर नहीं मिलता। अब जैसे होता क्या है, आदमी की सारी उलझने ऐसी। अब आज भी हम चरखे पे सूत काटते जा रहे हैं। अब हमको अंदाज नहीं कि चरखे पे सूत काटना या लूम में भी सूत काटना अवैज्ञानिक है। अब सूत काटना ही अवैज्ञानिक है। उसका कारण यह है कि जब हम कपास से सूत बनाते थे तो कपास को पहले हमें सूत बनाना पड़ता, फिर सूत को बुनना पड़ता। अब ये निपट गंवारी हो गई अब, लेकिन हमारी पुरानी आदत की वजह से अब टेरिलान है, उससे सीधा कपड़ा ढाला जा सकता है, सूत बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरानी खोपड़ी की वजह से हम टेरिलान को पहले सूत बनाते। पुरानी खोपड़ी कपास का व्यवहार हम टेरिकाट के साथ, टेरिलान के साथ और जितने नए सिंथेटिक चीजें बनी हैं कपड़े की उनके साथ कर रहे हैं पुरानी बुद्धि का उपयोग। पहले सूत बनाएंगे, अब ये बिल्कुल अनावश्यक मूर्खता है, इसको सूत बनाने की जरूरत ही नहीं। ये तो सीधा ही ढल सकता है, सीधा ही। इसको काट के दर्जी बनाए इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो काटना भी हमारी पुरानी बुद्धि है। इसका तो हम सीधा शर्ट ही ढाल सकते हैं, सीधा पैंट ही ढाल सकते हैं। असल में जैसे हम और चीजें ढालते हैं, अब कपड़ा भी ढल सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास पुराना दिमाग। जैसे अब भी मैं लुधियाना था तो यूनिवर्सिटी बोलने गया था, तो वहां कोई हम 7 साल के बच्चों को स्कूल भेजते थे। अब भी हम 7 साल के बच्चों को स्कूल भेजे चले जाते। कोई नहीं पूछता कि 7 साल के बच्चे को हमने स्कूल क्यों भेजा था। 7 साल से बच्चे के स्कूल जाने का कौन सा संबंध? 8 साल का क्यों नहीं? 6 साल का क्यों नहीं? 7 साल का हमने भेजना शुरू किया था कभी आज से 500 साल पहले। स्कूल इतने दूर थे कि 7 साल से कम बच्चा भेजा ही नहीं जा सकता। बस इतना कुल कारण था। अभी भी हम भेजे चले जा रहे हैं 7 साल के बच्चे को, अब कोई कारण नहीं। अब हालतें उल्टी हो गई हैं। अब मनोविज्ञान ये कह रहा है कि 4 साल का बच्चा ही असल में शिक्षित किया जाना चाहिए, 4 साल के पहले ही, क्योंकि जिंदगी का 50% सीख लेता है 4 साल का बच्चा, 50% बाकी जिंदगी में सीखेगा। तो जिस बच्चे ने 4 साल अशिक्षा में गुजार दिए, अब इसको ठीक से शिक्षित करना असंभव है। लेकिन हमारी पुरानी आदत, वो हम उसको जारी रखें। हम सब चीजों के मामले में ऐसा हुआ है, सारी चीजों के मामले में ऐसा होता है कि हमारे पास दिमाग होता है पुराना, घटना घटती है नई, पुरानी परिस्थिति में नई घटना को जोड़ना चाहते हैं, इसको भूल जाते हैं कि नई घटना भी पैदा होगी नई चीज के साथ। तो मेरी अपनी समझ ये है कि जब तक हम रोक रहे हैं ऑटोमेटिक यंत्र को, असल में हमें ऑटोमेटिक यंत्र को नहीं रोकना चाहिए, हमें बेकार आदमी को पैसा मिलना चाहिए, इसकी मांग बढ़ानी चाहिए।
ऑटोमेटिक यंत्र को रोकने की जरूरत नहीं, वो तो खतरनाक है। देखें आप, ये हमारी, लेकिन स्वभावतः चोट तो इस पर पड़ती है। आज एक कारखाने में अगर ऑटोमेटिक यंत्र लगेगा, उस कारखाने के मजदूर बेकार होंगे और उसके मजदूर लड़ाई करेंगे ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ। उनको पता नहीं कि ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ लड़ाई अपने ही खिलाफ लड़ाई। वो ये कह रहे हैं कि हम मजदूर ही रहेंगे, वो ये कह रहे हैं। उनको ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए कि हम काम छोड़ने को राजी, काम के छोड़ने के बदले में क्या देते हो। ये सवाल नहीं, ऑटोमेटिक यंत्र बराबर लाओ। जिस दिन सारी दुनिया ऑटोमेटिक यंत्र पर आ जाएगी, उस दिन सारी दुनिया में इतना एक्सपेंशन होगा चेतना का, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि मैं मानता हूं लाखों बुद्ध एक साथ पैदा हो सकेंगे। असल में बुद्ध भी बेकार घर में पैदा होते हैं, महावीर भी बेकार घर में पैदा होते हैं, जहां वो मुक्त है काम से, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज तक दुनिया में जो जिसको हम श्रेष्ठ चेतना कहें, वो चाहे गांधी की हो, वो भी दीवान के बेटे हैं, वो भी कोई 24 घंटे चरखा चलाने वाले घर में पैदा नहीं हो जाते। सारी दुनिया में जो चेतना विकसित होती है, वो संपन्न परिवारों में या संपन्न समाजों में पैदा होती। हमने ब्राह्मण को काम से मुक्त कर दिया था हिंदुस्तान में, उससे हम काम नहीं लेते थे, उसकी हम सेवा कर दी थी। उसको हमने छोड़ दिया था कि वो जो सोचना चाहे सोचे, उसको काम की जरूरत ही नहीं। भिक्षा का मतलब ये था कि वो समाज उसको देगा। तो हिंदुस्तान के ब्राह्मण ने अनूठी सूझ